सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आपका कॉमर्स फील्ड में स्वागत है। दोस्तों, आप जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं ताकि आप क्लियर कर सकें कि कॉमर्स आपके लिए है या नहीं। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम हैरी नाम के बंदे को देखते हैं जिसकी एक कार की शॉप है। ठीक है। अब इनके जो कार की डेली सेल्स है, जो परचेज है, वो रिकॉर्ड की जाती है सिस्टमेटिक मैनर में। जो कंपनी के जूनियर स्टाफ जो है उसको डेली रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये हर ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, एविडेंस का मतलब ट्रांजेक्शन के पीछे जो बिल होता है, जो इनवॉइस नंबर होता है, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, इसी प्रोसीजर को बुक कीपिंग कहा जाता है, जहाँ पे हम हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक कीपिंग शब्द का मीनिंग समझ में आ गया है। ठीक है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और चल के देखते हैं कि बुक कीपिंग की शुरुआत या अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कौटिल्य। आपने नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जी हाँ, अर्थशास्त्र। इस बुक के अंदर दोस्तों आज भी अकाउंट्स के बहुत सारे रेफरेंसेस को पाया जाता है। इसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स और अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी। फिर 1494 में लुका डी बागो इटालियन मर्चेंट थे जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का निर्माण किया। और 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कुछ इस तरह बढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज की डिमांड बढ़ती चली गई। ठीक है। अब जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बढ़ते चले गए, बहुत ज़्यादा आज भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, इन्हीं ने आज हमारे 21st सेंचुरी के मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की बेस रखी हुई है। तो देखते हैं बुक कीपिंग के डेफिनेशन को दोस्तों। तो प्रोफेसर J.R. बाटली बॉय डिफाइन करते हैं अपने शब्दों में बुक कीपिंग को कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। थोड़े और डेफिनेशन या फीचर्स को पढ़ते हैं दोस्तों। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग को हम देखते करके। तो सबसे पहला फीचर जो बुक कीपिंग का ये होता है कि हमें हर ट्रांजेक्शन को डे टू डे रिकॉर्ड करना पड़ता है। यानी आज हमारी कंपनी में, हमारे ऑफिस में जो भी एक्टिविटी हुई है, लेन देन हुआ है, उस सब को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि हम अपने बुक कीपिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कंपनी से रिलेटेड, यानी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते नहीं है। अब इनको रिकॉर्ड करने के अपने फ़ायदे हैं। हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें अपनी कंपनी की ग्रोथ चेक करनी है, भाई हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है, तो हम हर साल के प्रॉफिट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और जब कंपनी पुरानी हो जाती है तो हम अपने ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ को भी चेक कर सकते हैं। अगला होता है कि रिकॉर्ड्स को हम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ही रिकॉर्ड करेंगे। जो भी डेटा है उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर पढ़ेंगे। उसको हर डेटा को रूल के हिसाब से सेट करना होता है। बुक कीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही होता है। आगे बढ़ के देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग को। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम पूरे डेटा बनाना चाहते हैं। मेंटेन कंप्लीट डेटा एंड एक्यूरेट डेटा। हमें हर डेटा सही चाहिए होता है। गलत डेटा कंपनी के प्रॉफिट को और ग्रोथ को आगे चल के इफेक्ट करेगा। सारे ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने कहा, डेट वाइज होने चाहिए और अकाउंट वाइज होने चाहिए। अब आप कहेंगे अकाउंट वाइज क्या, तो हम अपने आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे कि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे बाइफर्केशन है, उसको कवर करेंगे। तीसरा, जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे परमानेंट यूज़ के लिए होते हैं। एक बार हमने परमानेंट रिकॉर्ड कर लिया, हम उसको फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि साल के अंत में, एंड में, हमें ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी ने ओवरऑल साल के अंदर प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है, और हमारी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, मतलब ग्रो होने के चांसेस है या नहीं है। ठीक है। तो जो मैं पॉइंट कह रहा था कि हम अपने प्रोग्रेस को ईयर आफ्टर ईयर कंपेयर कर सकते हैं कि हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट किया, हमने ये साल कितना प्रॉफिट किया। आगे इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। क्यों ज़रूरी है बुक कीपिंग करना दोस्तों? तो सबसे पहला होता है, वापस से पॉइंट रिपीट होता है दोस्तों, रिकॉर्ड। कंपनी का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है और हमें फ्यूचर में उससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सेकेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बात है वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी हमें अपने कंपनी के फाइनेंस की सारी डिटेल्स होना भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तीसरा जो बात होता है दोस्तों वो है डिसीजन मेकिंग।
ठीक है। डिसीजन मेकिंग, जब हमारे पास कंपनी में डेटा होगा, हमारे पास सारे रिकॉर्ड होंगे, तो ही हम कंपनी से रिलेटेड बड़े डिसीजंस को ले पाएंगे। बिना डेटा के हमें कंपनी के फ्यूचर डिसीजन में लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिर आता है कंट्रोल, यानी कि हमें अपनी कंपनी में पूरा कंट्रोल बनाए रखना है। अगर हमारे पास सही एक्यूरेट डेटा होगा तो हम कंपनी में अच्छे डिसीजन लेंगे और कंपनी को अच्छे तरीके से आगे चलाएंगे। फिर जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, हम उसके पीछे एविडेंस भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें पास सबूत होगा कि वो ट्रांजेक्शन हमारे पास हुआ है या नहीं। और आपको पता होगा जब भी प्रॉफिट कमाओगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स भरने के लिए इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटा होगा तो इनकम भी ज़रूर हमें पता होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग दोस्तों। तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि किसको हमारे डेटा से फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है दोस्तों ओनर को। कंपनी के मालिक को खुद पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या ग्रोथ है और क्या नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ है इन फ्यूचर। सेकेंड फ़ायदा होता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट वाले वो लोग हैं जो कंपनी को चलाते हैं। जाहिर सी बात है, कंपनी को चलाने वाले को कंपनी के सारे डिटेल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। तीसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। अब आपने कहीं कंपनी में पैसा लगाया तो बट ऑब्वियस आपको भी पता होना चाहिए आपकी कंपनी उस पैसे का क्या ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट है कस्टमर्स। आपकी कंपनी का डेटा, आपकी कंपनी का रिकॉर्ड आपकी पॉजिटिव इमेज बनाएगा, जो कस्टमर्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फेंकेगा, जो आपको मार्केट ग्रोथ दे सकता है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट, तो कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करेगी तो उसको भी आपके डेटा ज़रूर देखनी होगी, आपके फाइनेंशियल्स को चेक करेगा। फिर आते हैं मनी लेंडर्स, यानी जिसने आपको कर्जा दिया हुआ है। लोग आपको तभी कर्जा देंगे जब आपका फाइनेंशियल डेटा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा अकाउंटेंसी की तरफ। बुक कीपिंग का पार्ट हमने कवर कर लिया है, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोफेसर कोलर जो है अपने वर्ड्स में डिफाइन करते हैं अकाउंट्स को। आइए उनके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो वो डिफाइन करते हैं, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये उनका सिंपल भाषा में डेफिनेशन उन्होंने लिखा हुआ है दोस्तों। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं। आइए मेथड्स को देखते हैं। तो पहला मेथड होता है दोस्तों कैश मेथड, दूसरा अक्रूवल एंड मर्केंटाइल मेथड, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो है मिक्स एंड हाइब्रिड मेथड, ठीक है। अब हम पहले क्या करके मेथड को समझते हैं। तो कैश मेथड वो मेथड है जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कैश आया, कैश गया, कैश में इनकम हुई, कैश में एक्सपेंस हुआ, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उधार वाली चीज़ों को कैश मेथड में रिकॉर्ड नहीं करते। नॉर्मली ये किन लिए सूटेबल होता है, ये सीएस के लिए सूटेबल होता है, ये डॉक्टर्स के लिए सूटेबल होता है, ये लॉयर्स यानी इनडायरेक्टली प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही सूटेबल मेथड है। सेकेंड जो मेथड था वो था अक्रूवल एंड मर्केंटाइल बेसिस। ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नॉट, मतलब चाहे हमें वो पैसा मिला हो या ना मिला हो, या हमें वो फ्यूचर में मिलेगा, हम उसको ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तीसरा जो मेथड था वो था मिक्स एंड हाइब्रिड बेसिस, दैट इज इट इज मिक्स ऑफ कैश एंड अक्रूवल बेसिस। हम अपने रेवेन्यू और असेट्स को कैश में रिकॉर्ड करेंगे और बाकी चीज़ें जैसे कि एक्सपेंसेस हैं उनको अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल मतलब जो है फ्यूचर में मिलने वाला है फिर भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये मेथड इंडिया में प्रोहिबिटेड है, इंडिया में इस मेथड को यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो हम अकाउंट्स की कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, ठीक है, जो हर चैप्टर में कवर होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वो जो हर सम में आएगा लॉजिकली, वो है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पर्सन फॉर मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, मिस्टर बी ने बदले में इसको पैसा दे दिया, ये जो लेन देन हो रहा है दोस्तों इसी को कहते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अलग अलग टाइप्स है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी के अंदर आपको मिलेगा कैश एंड क्रेडिट, और नॉन मॉनेटरी में मिलेगा आपको बार्टर सिस्टम। अब इस पूरे डायग्राम को हम एक एक करके डिटेल में सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहला था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। मॉनेटरी के अंदर आपको मिलेगा कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश को समझते हैं, नाम से आपको हिंट मिल गया होगा कि कैसा ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जहां पर ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है, यानी अगर आपने आज माल बेचा है, सामने वाली पार्टी आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देगी, यानी आपको कैश तुरंत मिल गया। जबकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जहां पर आप सामान बेचते हो लेकिन सामने वाली पार्टी आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करती है, वो आपसे वादा करती है कि आपको फ्यूचर में पैसे दे देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब चुका है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर नॉन मॉनेटरी यानी बार्टर सिस्टम, आप सभी को पता होगा, स्कूल में हमने सीखा होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला सिस्टम है दोस्तों। गुड्स के बदले गुड्स सप्लाई करने को एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहते हैं, यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। कुछ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम उनको भी समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला टर्म जो है वो है एंट्री। एंट्री का मतलब होता है जो भी चीज़ हम बिजनेस में कर रहे हैं उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है, इसको एंट्री कहते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है वो होता है नरेशन। नरेशन बेसिकली क्या है, जो भी हम एंट्री कर रहे हैं उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो इस तरीके से बीइंग करके हम हर
एंट्री के नीचे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है गुड्स। तो कोई भी चीज़ जो हमने खरीदी है या हमने बनाया है उसको फ्यूचर में हम बेचने के लिए, यानी एनीथिंग दैट इज परचेज टू मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल इज कॉल्ड एज गुड्स। नेक्स्ट दोस्तों होता है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल जो होता है कंपनी का, जो बिजनेसमैन होता है कंपनी में पैसे लगाता है, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। दैट इज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आप जो भी बिजनेस चालू करोगे, जो भी पैसा लगाओगे, दैट विल बी योर कैपिटल। लेकिन उसका उल्टा दोस्तों होता है ड्राइंग। पैसा लगा देने के बाद, कंपनी चला लेने के बाद, कई बार कंपनी का मालिक अपने पर्सनल कुछ काम के लिए कंपनी से पैसे निकाल लेता है। अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इसी को कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। आगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डेटर एंड क्रेडिटर। आपने किसी को सामान बेचा उधार पे, ठीक है, तो आप बन गए क्रेडिटर, और जिसको आपने उधार पे बेचा है वो बंदा बन जाएगा डेटर, ठीक है। अब ये दो नाम आप याद कर लो, डेटर एंड क्रेडिटर। अब डेटर अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बैड डेब्ट्स, यानी वो पैसा जो अपना डूब गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के तीन टाइप हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दोस्तों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ हम एक ही बार करते हैं, ऐसे खर्चे जो हम बार बार नहीं करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जैसे बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना, फैक्ट्रीज को खरीदना, एसेट्स को खरीदना, ये वो खर्चे जो हम कई सालों में सिर्फ एक ही बार करेंगे। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चे जो हम कंपनी में रेगुलरली करते रहेंगे कंपनी को चलाने के लिए। शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के नाम से इनको बोला जाता है। जैसे स्टेशनरी खरीद लिया हमने, ठीक है, हमने ऑफिस का रेंट पे कर दिया, हमने ड्राइवर्स की सैलरी दे दी। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जो मीडियम टर्म जिसे कहा जाता है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड हैवी लीगल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जो बहुत ही मीडियम टर्म के लिए होते हैं। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सभी को पता होगा दोस्तों, इट इज़ अ कंसेशन और इट इज़ एन अलाउंस। डिस्काउंट के दो टाइप्स है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। आइए देखते हैं पहले कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो जब कोई मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है, मैं उसको तुरंत कैश डिस्काउंट दे देता हूँ क्योंकि उसने मुझे पैसा दे दिए। और याद रखिए मैं इसको बुक में भी रिकॉर्ड करूँगा, और कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ही रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हम उसको, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस पे दिया जाएगा। और ये नॉर्मली दिया जाता है जब हम उधार पे माल बेचते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। फिर आता है सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट दोस्तों, सॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा असेट्स होते हैं, यानी हायर असेट्स एंड देयर आर लोअर लाइबिलिटीज़, यानी उसके पास बहुत सारा कैश है, उसके बहुत सारे असेट्स है और उसके कर्जे मार्केट में बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कम्प्लीटली उल्टा है, जिसके एसेट्स बहुत कम है और लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी उसके कर्जे मार्केट में बढ़ गए हैं और उसके खुद के एसेट जो है उनकी वैल्यू कम हो गई है, ऐसे बंदे को कहते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है ईयर, साल, यानी कि हर 12 महीना एक साल होता है, और साल के दो टाइप है, कैलेंडर एंड फाइनेंशियल, ठीक है। पहले कैलेंडर ईयर वो है जो जैन से स्टार्ट होकर दिसंबर में खत्म होता है, वो नॉर्मल ईयर होता है। अकाउंट्स में चलता है फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल में जो स्टार्ट होता होगा और मार्च में खत्म होता है, ठीक है। सम्स करते हो अकाउंट्स में आपको हमेशा अप्रैल से लेके मार्च में ही चलना पड़ता है दोस्तों। अकाउंटिंग फॉलोज फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर को फॉलो नहीं करना है। फिर ट्रेडिंग कंसर्न की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी विद प्रॉफिट मोटिव, रिलायंस, टाटा, विप्रो, ये सब ट्रेडिंग कंसर्न है, इन्हें प्रॉफिट कमाना है। इसका उल्टा दोस्तों होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी कंपनी जिसको प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको सर्विस देना चाहती है। जैसे पेटा है, एनिमल्स के लिए बना हुआ है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द मॉनेटरी रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस। इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल यानी जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारी कंपनी की जो ब्रांडिंग होती है उसी को हम गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि काफ़ी सिंपल है समझने में। अगर आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो जो डिफरेंस होगा बॉटम पे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी 100 की चीज़ को 120 में बेच देना, 20 रुपये प्रॉफिट। उसका उल्टा होता है लॉस, कि कॉस्ट ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, यानी 100 की चीज़ को 80 में बेच दिया तो यहाँ पर आपको 20 रुपये का लॉस हो गया। नेक्स्ट होता है असेट्स, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमारी खुद की है, जो हमने अपने ओन किया है और उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसको हम अपना असेट कहते हैं। असेट के दोस्तों अलग अलग टाइप है। पहला है फिक्स असेट, और दूसरा है करंट असेट, और तीसरा है फिक्टिशियस असेट। तीनों असेट को हम एक एक करके देखते हैं। तो फिक्स एसेट की हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जैसे कंप्यूटर है, अपने ऑफिस है, अपनी फैक्ट्री है, ये हम हमेशा नहीं खरीदेंगे, एक ही बार खरीदेंगे और उसका बेनिफिट हमें सालों साल तक मिलता रहता है। करंट एसेट जो हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जैसे गुड्स हो गया, कैश हो गया,
ठीक है। और ऐसे एसेट जो हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें भी करंट एसेट कहा जाता है। फिर आता है फिक्टिशियस यानी इमेजिनरी एसेट जिनकी गुड मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे गुडविल था, ठीक है। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक इससे अच्छा एग्जांपल होगा। लाइबिलिटी की बात करेंगे तो जब कोई बिजनेसमैन या बिजनेस का ओनर किसी को पैसे देने वाला बाहर वाले को, उसको लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी के दो टाइप है, फिक्स लाइबिलिटी और दूसरी टाइप जो है दोस्तों वो है करंट लाइबिलिटी। इसे भी देख लेते हैं। तो फिक्स लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक या ऐसा लोन जो हमने बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए लिया है, जो हम काफ़ी टाइम तक पे करते रहेंगे, उसको फिक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी उसका पूरा उल्टा है। जैसे कि एग्जांपल था क्रेडिटर्स का, बिल्स पेबल का, ऐसे पेमेंट जो हमें साल भर के अंदर करने हैं, ठीक है, ऐसे को हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म्स फेमिलियर हो गए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा इन टर्म्स को, और ये टर्म्स का मीनिंग आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉमर्स आपके लिए है या नहीं। जैसे कि सबसे पहला टर्म होता है बिजनेस एंटिटी। तो अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ बिजनेस एंड नॉट द पॉइंट ऑफ द ओनर। अकाउंट्स को हमेशा बिजनेसमैन के एंगल से नहीं, बिजनेस के एंगल से देखना है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग होते हैं। जैसे रिलायंस और मुकेश अंबानी जी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम नहीं है। फिर आता है दोस्तों मनी मेजरमेंट, यानी हम अकाउंट में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जिस चीज़ की कोई कीमत नहीं है, जो चीज़ प्राइसलेस होगी, वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई एसेट होता है हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि जब हमने उसको खरीदा था तो उसका रेट क्या था। फिर धीरे धीरे जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। जैसे हमने कोई फैक्ट्री खरीदा 10 लाख में, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू अपने आप कम हो गई, तो क्या हमने उसको 5 साल तक लगातार यूज़ किया हुआ, इसको कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिर आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि जब कोई अकाउंट्स होते हैं उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हमने जो मेथड सिलेक्ट किया है एट द स्टार्ट, वो हमें कंटिन्यूस रखना है एंड तक, ठीक है। चेंजेस हम लोग बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में ही कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स के मेथड को बार बार चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है कंजर्वेटिज्म, यानी कि हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजंस या रिजर्व बना के रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म का। फिर आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न सिंपल है, कंपनी से मैंने कहा कंपनी का मालिक और बिजनेसमैन अलग है। कंपनी का मालिक ना भी हो तो भी बिजनेस चलता रहेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने मालिक जो होते प्रमोटर को छोड़ देने के बाद भी चलती रहती, कभी बंद नहीं होती। रियलाइजेशन होता है कि जहाँ पर हम इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें रिसीव हो चुका है या हमने उसको कमा लिया है। हम कमाने वाले हैं तो हम इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अक्रूवल में आता है इनकम एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर शुड बी रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और पेड इन कैश और नॉट, ठीक है। यानी अगर हमने उसको पे किया हो या नहीं किया हो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। फिर आता है ड्यूअल एस्पेक्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट यानी हर एंट्री जो होती है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम ने कुछ सामान बेचा 5,000 रुपये का, ठीक है। तो जब राम सामान बेचेगा तो उसका पहला इफेक्ट क्या होगा, भाई सामान जो था, गुड्स जो था, सामने वाली पार्टी के पास चला गया, जिसका पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट, सामने वाली पार्टी उसको पेमेंट भी करेगी, ये उसका दूसरा इफेक्ट हो गया। यानी हर ट्रांजेक्शन के दोस्तों दो इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। फिर आता है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो सारे इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए और कंपनी उन सारे डेटा को परफेक्टली रिकॉर्ड करनी चाहिए। और पोजीशंस जो है, तो फाइनेंशियल पोजीशन मस्ट बी डिस्क्लोज वेरी ऑनेस्टली। शेयर होल्डर्स को सारी डिटेल्स देना ज़रूरी होता है। फिर आता है मटेरियलिटी, यानी कि दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट ओनली मटेरियल आइटम दैट इज रिलेवेंट टू द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज। हमें कंपनी के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो होगा वो इसमें डिस्क्लोज नहीं करना होता है। फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आपने जो भी एक्सपेंसेस दिखाए हैं, ठीक है, वो आपके इनकम के साथ मैच होना चाहिए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। आपने इनकम ज़्यादा दिखा दिया, आप एक्सपेंसेस कम दिखा रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके इनकम और एक्सपेंसेस भी आपस में मैच होने चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पहला चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो चुका है और अगर आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, तो दोस्तों अपने कॉमर्स के करियर के लिए तैयार हो चुके हो, बिकॉज अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने कोई भी डाउट्स, अपने कोई भी फीडबैक और रिव्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लाइक्स, ठीक है। अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।